मैं तबस्सुम रईस इंडस्ट्रियल मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज सहारनपुर से सहायक अध्यापिका आज आपके सामने इंटरमीडिएट का गृह विज्ञान विषय का तीसरा अध्याय परिसंचरण तंत्र के विषय में प्रकाश डालूंगी। बच्चों, आज का टॉपिक है परिसंचरण संस्थान। तो परिसंचरण संस्थान से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इससे पहले आपने जो लेसन अपने अध्याय में पढ़ा होगा, दूसरा लेसन संतुलित आहार। संतुलित आहार में आपने पोषक तत्व पढ़े, सब्जियों में कौन से पोषक तत्व होते हैं, दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं। आप ये लेसन पढ़ने के बाद ये सोचते होंगे जो हम खा रहे हैं वो कैसे हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, कैसे हमारे शरीर को रोगों से रक्षा कर रहा है। तो उसके लिए ही हम आपको आज ये बात बताएंगे कि परिसंचरण तंत्र किस प्रकार पोषक तत्व को हमारे शरीर में पोषक तत्वों को किस तरह से प्रदान करता है और ऊर्जा हमें मिलती है। तो सबसे पहले परिसंचरण संस्थान हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बच्चों, परिसंचरण संस्थान। उसके बाद पढ़ेंगे रक्त का संगठन, उसके बाद पढ़ेंगे रक्त के मुख्य कार्य, उसके बाद पढ़ेंगे रक्त के प्रकार, लसिका तथा लसिका तंत्र और उनमें अंतर, हृदय द्वारा रक्त परिसंचरण क्रिया, शरीर में रक्त परिसंचरण की उपयोगिता, रक्त नलिकाएं शरीर में रक्त परिसंचरण का माध्यम और मानव शरीर का धमनी तंत्र और शिरा तंत्र। बच्चों, अभी आपने जो समझा उसके बाद इसका परिचय परिसंचरण तंत्र का आप ये चित्र भी देख रहे होंगे। इस चित्र में मानव शरीर है। ऊपर से जैसा हम मानव शरीर देखते हैं बहुत सुंदर, और हमें ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमारे कहाँ कौन सी नर्व्स, कहाँ कौन सी धमनियाँ जा रही हैं। असल में हमारे शरीर का अंदर से जो तंत्र है वो इस तरह से है जैसा आप देख रहे हैं। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, किस तरह धमनियाँ, किस तरह शिराएँ, ये हमारे पूरे अंदर शरीर में असली कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि ग्रहण किए आहार को पाचन द्वारा पचाकर पोषक तत्वों को शोषित कर लिया जाता है तथा शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन श्वसन तंत्र के माध्यम से ग्रहण की जाती है। अब इस ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व को शरीर के समस्त भागों अर्थात शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो इस कार्य को शरीर में जो तंत्र पूरा करता है उस तंत्र को ही शरीर शास्त्र की भाषा में परिसंचरण संस्थान कहते हैं। अब बच्चों, परिसंचरण संस्थान पढ़ा, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट था रक्त का संगठन। हमारे शरीर में रक्त तो आप समझते हैं, रक्त को, ब्लड को आपने देखा भी होगा, पहचाना भी होगा रक्त क्या है। यहाँ आपको लेकिन ये नहीं पता होगा कि रक्त का संगठन क्या होता है, रक्त कैसा होता है, किस तरह से वो क्रिया करता है। तो ये हम आपको आज बता रहे हैं। परिसंचरण तंत्र का कार्य तरल पदार्थ के माध्यम से संपन्न होता है, उसे रुधिर या रक्त कहते हैं। सामान्य रूप से रुधिर लाल रंग का दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखने पर ज्ञात होता है कि रक्त वास्तव में पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जिसमें लाल तथा श्वेत रंग के अनेक छोटे छोटे कण होते हैं। पीले रंग का तरल पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है और इसे रक्तवारी या जीव द्रव्य भी हम कह सकते हैं। और मानव शरीर के रक्त में प्लाज्मा की मात्रा सामान्य रूप से लगभग 60% होती है और रक्त कणिकाएं या रक्त का शेष भाग जो बचता है वो मात्र 40% होता है। इस प्रकार हम रक्त के संगठन को दो भागों में बांट सकते हैं, तरल भाग प्लाज्मा का तथा ठोस भाग रक्त कणिकाओं का। रक्त के इन दोनों भागों की संरचना तथा कार्य का संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे बच्चों हम। प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है। ये पारदर्शक तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, यूरिया तथा यूरिक एसिड। प्लाज्मा में प्रोटीन विभिन्न रूपों में पाई जाती है जिनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्लाज्मा में विद्यमान ग्लोब्युलिन नामक प्रोटीन उसे गाढ़ा बनाता है तथा रोग के प्रति रक्षा विकसित करता है। दूसरे प्रकार के प्रोटीन एल्ब्यूमिन, यह जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है। उसके बाद इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। यह प्रोटीन रक्त को जमाने में सहायक होता है जिससे चोट आदि लग जाने पर रक्त का बहना शीघ्र रुक जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, बॉडी के किसी भी हिस्से में हमें चोट लगती है तो रक्त का प्रवाह बहने लगता है। अगर इसी तरह ये प्रोटीन हमारा काम ना करे तो हमारी बॉडी से थोड़ी सी ही चोट में ब्लड निकल जाएगा और हम
रोगी हो जाएंगे या हमारा जीवन भी खतरे में आ सकता है। तो इसलिए ये वाला जो प्रोटीन है ये हमें जीवन भी देता है और इस प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन से ही हमारे शरीर में जो रक्त है ज़रा सी चोट लगने के बाद वो जम जाता है और हम बड़े से बड़े घाव या दुर्घटना से सुरक्षित बच जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। रक्त का दूसरा भाग रक्त कणिकाएं या रुधिराणु है। ये रक्त का ठोस भाग है तथा तरल भाग प्लाज्मा में तैरता है। रक्त कणिकाएं क्रम से 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब मैं आपको ये चित्र देखिए बच्चों, अब आप ये चित्र देख रहे होंगे, यहाँ रक्त है, यहाँ रक्त कणिकाएं और ये प्लाज्मा, इसमें रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में आप देख रहे हैं बच्चों ये पीले रंग का दिख रहा है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ये तरल पदार्थ पीले रंग का होता है और रक्त कणिकाएं लाल रंग की। उसके बाद ये तरल पदार्थ प्लाज्मा है, उसके अंदर रक्त कणिकाएं जो ये तैर रही हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो कि इंग्लिश में बोली जाती हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। उसके बाद प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। और आपने ये सुना होगा कि प्लेटलेट्स बच्चे सभी जान रहे होंगे, जब बुखार चढ़ता है या बुखार हो जाता है हमें तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों होता है, इससे जान खतरे में क्यों आ जाती है। तो ये भी एक रक्त की एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसका कम हो जाना हमारे रक्त को या ब्लड को कमज़ोर करता है, जिससे हमारा रक्त कमज़ोर हो जाता है और हमारा शरीर संकट में आ जाता है। रक्त के मुख्य कार्य। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रक्त के मुख्य कार्य। रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले पचे हुए आहार का वितरण। पचे हुए आहार का वितरण किस तरह होता है? पाचक आहार नाल में हमारी छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं, जिससे जो हमारे शरीर के पोषक तत्वों को रक्त ग्रहण करके पोषक तत्व ग्रहण करता है रक्त और वो हमारे शरीर में वितरण पहुंचाता है। ऑक्सीजन का वितरण, ऑक्सीजन श्वसन तंत्र ऑक्सीजन ग्रहण करता है और रक्त द्वारा हमारी हर कोशिकाओं में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का वितरण करता है। उसके बाद व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन से क्या मतलब है बच्चों? हमारे शरीर में पोषक तत्व तो ग्रहण कर लिए जाते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें व्यर्थ बची रह जाती हैं जो या तो पसीने के रूप में या यूरिन के रूप में जो बॉडी से निकाल दी जाती हैं, तो वो भी रक्त ही उसे संचालित करता है। उसके बाद रोगाणुओं का विनाश। यदि हमारे शरीर में कोई रोगाणु आ जाए तो एंटीबॉडीज़ जो हमने रक्त में पढ़ी थी अभी, तो वो हमें रोगों से प्रतिरक्षा करता है। ब्लड का ही मुख्य कार्य है वो भी। उसके बाद शरीर के तापक्रम का नियमन। शरीर के तापक्रम का नियमन आपने देखा होगा, हमारे शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो अगर हमारा कम या ज़्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लड या रक्त से ही रिलेटेड होता है। तो शरीर के पूरे शरीर का तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी रक्त का ही है। उसके बाद हार्मोन्स का वितरण। हार्मोन्स जानते हैं आप बच्चों हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स क्या है? जो हम खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, ये सारी क्रियाएं जो हम करते हैं ये हार्मोन से ही रिलेटेड होती हैं। तो ये हार्मोन्स को भी ब्लड की वजह से ये नियंत्रित करता है और वितरण हार्मोन्स को सही तरीके से वितरित करने का कार्य भी रक्त का ही है। घावों की पूर्ति। तो घाव की पूर्ति में भी अभी हमने पढ़ा कि जब हमारा कहीं चोट लग जाए अगर ब्लड में जो एल्बुमिन प्रोटीन हमने अभी पढ़ा था रक्त के संगठन में, अगर वो एल्बुमिन प्रोटीन हमारे ब्लड में ना हो तो हमारे बॉडी से अगर हमें कोई दुर्घटना होती है या चोट लगती है तो ब्लड हमारे शरीर में से पूरा निकल जाएगा अगर एल्बुमिन प्रोटीन उसे जमा कर रोक ना दे और जिससे हमारा घाव जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। उसके बाद 8वां है ऊतकों को तर रखता है। ऊतकों को तर रखना मतलब जो हमारे सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसको भी ब्लड की वजह से ही रक्त कणिकाएं जो प्लाज्मा में भीगी रहती हैं उसकी वजह से ही तर रखता है। रक्त का समूह। रक्त का समूह आपने सुना होगा, ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। पूछते हैं कि भाई आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप के अंदर ये 2 एंटीबॉडीज़ और एंटीजन प्राप्त होते हैं, जो कि रक्त समूह में ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी और एंटी
जन दोनों ही पाए जाते हैं और रक्त समूह बी में एंटी ए और एंटी बी पाया जाता है और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होते लेकिन एंटीजन पाए जाते हैं। उसके साथ ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज एंटी बी भी होता है और एंटी ए भी होता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता। इसीलिए जो ओ ग्रुप वाले लोग होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है किसी भी रक्त वाले को ए हो चाहे बी हो या ए बी दोनों तीनों ही प्रकार के समूह में वो अपना ब्लड रक्त दान कर सकते हैं और प्राणों की उनकी रक्षा कर सकते हैं। लसिका तथा लसिका तंत्र और उनमें अंतर। तो शरीर के परिसंचरण तंत्र में रक्त के साथ ही एक अन्य तरल पदार्थ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरल पदार्थ को लसिका कहते हैं। यह तरल पदार्थ शरीर में विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। उन नलिकाओं को लसिका वाहिनियाँ भी कहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे लसिका वाहिनियाँ दिखाई गई हैं कि किस तरह लसिका वाहिनियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। लसिका तंत्र है ये। अब रक्त और लसिका में अंतर पढ़ेंगे बच्चों हम। रक्त और लसिका, पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष रूप से देखने पर रक्त का रंग लाल होता है परंतु लसिका का सफ़ेद होता है। दूसरा पॉइंट है रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं परंतु लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। तीसरा पॉइंट है रक्त में विभिन्न पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। नंबर 4, रक्त शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है। लसिका के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य नहीं किया जाता। यहाँ बच्चों आप ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है को समझना चाह रहे होंगे। परिवहन का मतलब रक्त जो है शरीर में, परिवहन मतलब आना और जाना। तो रक्त के हमारे शरीर में रक्त जो है ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है परंतु लसिका ऐसा कोई कार्य नहीं करती। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग जो अब पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हृदय है। हृदय और उसकी रचना हम यहाँ पढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय एक कोमल पेशी अंग है जो वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह दोहरी भित्ति की झिल्लियों के मध्य तथा हृदय आवरण के मध्य हृदय द्रव भित्ति आवरण में पेरिकार्डियम में बंद होता है। यह रेशेदार तंतुओं की बनी होती है। इसके अंदर से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो इसे गीला रखता है और इसकी गति में सहायक होता है। बच्चों हृदय, आप ये तो हमने आपको ऐसे बताया, ऐसे कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगी कि हृदय एक पेशी मुट्ठी की जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतना ही एक ऐसा अंग है जो हमारे दाईं तरफ होता है। कभी हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं तो तेज़ तेज़ धड़कने लगता है, हमें लगता है कि तेज़ आवाज़ आ रही है। तो उस धड़कने का मतलब है कि ब्लड में जो फ्लो होता है चारों तरफ से वो तेज़ हो जाता है। इससे हमारे रक्त में, हमारे हृदय में तेज़ धड़कन की आवाज़ आने लगती है। तो अब ये चित्र देखेंगे बच्चों आप किस तरह से हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं जो अलिंद और निलय, एक दाया अलिंद और बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। इसमें आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि किस दाया अलिंद और बाया अलिंद में अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त किस तरह प्रवाहित होता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे हृदय की बाह्य रचना। ये शंकु के आकार का खोखला तथा त्रिकोण आकार पेशीय अंग है। यह लगभग मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग नुकीला, सामने का भाग कुछ उठा हुआ गोल और पिछला भाग कुछ चपटा होता है। यह एक पतली झिल्ली की बनी हुई दोहरी थैली में स्थित होता है जिसे हृदय आवरण भी कहते हैं। यह झिल्ली रेशेदार तंतु की बनी होती है। इसके अंदर से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो हृदय को गीला रखता है और उसकी गति में भी सहायक होता है तथा इसे धक्कों से भी बचाता है।
यह हृदय हृदयावरणी द्रव कहलाता है। एक युवा व्यक्ति के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। अब हम आंतरिक रचना पढ़ेंगे। हृदय अंदर से खोखला सा होता है। इसे लंबाई से काटकर देखने पर यह 2 भागों में विभाजित रहता है, जिसको दाया और बायां भाग कहते हैं। बायां भाग कड़ा और दायां भाग मुलायम होता है। प्रत्येक भाग पुनः अलिंद व निलय 2 कोष्ठों में विभाजित होते हैं। अंतरा ऑरिकुलो वेटिकुलर स्पेटल हृदय को 2 भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग के अलिंद व निलय के बीच पतले कपाट होते हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों को जाने वाली रुधिर नलिकाओं को धमनियां व शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय को रुधिर लाने वाली नलिकाओं को हम शिराएं कहते हैं। उनका संबंध क्रमशः महाधमनी तथा महाशिरा से होता है। महाधमनी हृदय के बाएं निलय से निकलती है तथा महाशिरा दाहिने अलिंद में खुलती है और दाएं अलिंद में फेफड़ों को छोड़कर शेष शरीर में रक्त आता है, जो कि ऑक्सीजन रहित होता है, जो दाहिने निलय में होकर फेफड़ों को महाधमनी से होकर ले जाता है। इस प्रकार फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में आता है और बाएं निलय में होकर शरीर को महाधमनियों के द्वारा भेज दिया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हृदय द्वारा रक्त परिसंचरण कि हृदय असल में किस तरह से रक्त को परिसंचरण करता है। तो हृदय से शुद्ध रक्त निकलकर संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाने के बाद पुनः अशुद्ध रक्त के रूप में हृदय में वापस लौट आता है तथा यह क्रिया लगातार ही होती रहती है। इस क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण क्रिया हृदय से शुरू होती है और हृदय से शुद्ध रक्त निकलकर शरीर भर में चक्कर लगाकर कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करके उनके हानिकारक पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करने के कारण अशुद्ध होकर शिराओं के द्वारा दाहिने अलिंद में पहुंच जाता है। इसी तरह हम देखेंगे फेफड़ों द्वारा ऑक्सीकृत या शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में आ जाता है। दोनों अलिंदों के रुधिर से भरने के बाद इनमें एक साथ संकुचन होता है, जिससे इनका रुधिर अलिंद निलय छिद्रों पर द्वारा अपनी ओर के निलयों में आ जाता है। निलय में रुधिर आने पर दोनों निलयों में संकुचन होता है, इसलिए दाएं निलय का अशुद्ध रक्त फुसफुस महाधमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। बाएं निलय का शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। अब पढ़ेंगे हम रक्त नलिकाएं। शरीर में रक्त परिसंचरण का माध्यम क्या क्या है। रक्त परिसंचरण के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, जिन्हें क्रम से धमनियां, शिराएं तथा केशिकाएं कहते हैं। सबसे पहले धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को प्रभावित करने वाली रक्त वाहिनियों को धमनियां कहते हैं। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों में ही प्रवाहित होता है। शिराएं दूसरे प्रकार की जो रक्त वाहिनियां होती हैं बच्चों को शिराएं कहते हैं। इसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह होता है। इन रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त कम ऑक्सीजन युक्त तथा अशुद्ध होता है। इस तरह हम समझ सकते हैं बच्चों सिंपल लैंग्वेज में धमनी और शिरा। धमनी जो है हमारे शरीर में शुद्ध रक्त रखती है, शिरा से में अशुद्ध रक्त होता है। धमनी के से जो रक्त निकलता है वो लाल रंग का होता है और शिरा से जो रक्त निकलता है वो थोड़े नीले से रंग का डार्क कलर लेकर होता है। इसकी यही पहचान है कि उसमें अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त उसमें होता है। तीसरा प्रकार है केशिकाएं। ये भी परिसंचरण तंत्र की तीसरे प्रकार की रक्त वाहिनियों को केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं बहुत ही महीन या बारीक रक्त वाहिनियां होती हैं। परिसंचरण तंत्र में इनका उद्देश्य धमनियों तथा शिराओं को परस्पर जोड़ना होता है। अब आप समझे रक्त परिसंचरण की 3 वाहिनियां। पहले पढ़ी थी हमने धमनी, दूसरी पढ़ी शिरा और तीसरी पढ़ी केशिका। तो धमनी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चों। धमनी में रक्त शुद्ध रक्त होता है और चमकदार लाल रंग का होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त होता है और थोड़ा सा कालापन लिए हुए या डार्क कलर होता है। और जो केशिकाएं होती हैं वो आपने देखा होगा पतली पतली बारीक बारीक लाल लाल रेशे होते हैं ब्लड में,
जो वो केशिकाएं कहला जाती हैं, जो कि अभी हम तंत्र में जब हमने देखा था परिसंचरण तंत्र की डायग्राम में, जो बारीक बारीक जो नसें हैं, जिसे नसें भी कह सकते हैं हम अपनी सिंपल भाषा में, वो केशिकाएं कहलाती हैं, जो धमनी और शिरा को परस्पर जोड़ती हैं और एक दूसरे को बांधे रखती हैं। अच्छा बच्चों, अब ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका। हमने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा, इसमें मैंने आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी पढ़ाई। रक्त का संगठन पढ़ाया, रक्त का वितरण पढ़ाया, हृदय किस तरह कार्य करता है, उसकी कार्यविधि क्या है, वो सब पढ़ाई। उससे रिलेटेड ही ये प्रश्न मैंने आपको दिए हैं गृह कार्य के लिए, तो आप देख सकते हैं जो जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो रक्त का संगठन एवं कार्य का वर्णन कीजिए। इसमें आप रक्त का संगठन लिख देंगे कि किस तरह रक्त में 3 प्रकार से रक्त का, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाओं में भी 3 प्रकार हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, और इसका डायग्राम भी बताया था बच्चों। तो आप इसका डायग्राम के साथ इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और कार्य का वर्णन के पॉइंट्स बताए थे। शॉर्ट में अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सिर्फ इसके सिंपल हेडिंग बता देंगे। अगर ये धीरे या विस्तृत क्वेश्चन आता है तो आपके 8 जो पॉइंट कार्य बताए थे उसको आप डिटेल में लिख देंगे। उसके बाद दूसरा है रक्त और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रक्त और लसिका में अभी हमने पढ़ा था, रक्त में लाल रंग का होता है, लसिका सफ़ेद रंग की होती है। रक्त ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है और लसिका उत्सर्जी तंत्र, जो उत्सर्जन की चीज़ें होती हैं उन्हें शरीर से बाहर करता है। तीसरा क्वेश्चन, हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें भी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको हृदय का वर्णन भी, सचित्र वर्णन भी करना है, और इससे रिलेटेड जो हमने आपको पढ़ाया था वो भी लिखना है कि किस तरह हृदय के 4 पार्ट होते हैं, दायालिन, बायालिन, दायानिलय और बायानिलय, और किस तरह इसकी कार्यविधि होती है। उसके बाद धमनी और शिरा से आप क्या समझते हैं, चौथा क्वेश्चन दिया आपको मैंने। धमनी और शिरा भी हमने अभी अंतर पढ़ा था कि किस तरह धमनी शिरा में अंतर होता है। धमनी में शुद्ध रक्त निकलता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। धमनी के रक्त का रंग लाल होता है और शिरा के रक्त का रंग गाढ़ा होता है और थोड़ा सा नीला रंग लिए हुए होता है। तो उसके बाद 5वां क्वेश्चन, रक्त के कितने ग्रुप होते हैं, इसे भी बच्चों आप बता सकते हैं। रक्त के ग्रुप हमने बताए, उसमें प्राप्त एंटीजन और एंटीबॉडीज़ भी मैंने आपको समझाई। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए बच्चों। इसके बाद अब जो आपकी बुक है उसमें चौथा लेसन श्वसन तंत्र का भी है, तो अब आप श्वसन, इससे श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, अब ये बुक में आपकी आप तंत्र ही पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा शरीर की कार्यविधि होती है। और ये से पढ़ाने का उद्देश्य है, आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप ये समझ सकें कि एक मानव शरीर जो है किस तरह से जटिल होने के बावजूद सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करता है। किस तरह अब आगे के लेसन में आप पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, तो इसी तरह आपको ये समझ आएगा कि हमने किस तरह से ये शरीर हमारा कार्य करता है। मैंने आपको इस लेसन में सभी शॉर्ट तरीके से हर कुछ इजी लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करी है। मैंने इसमें आपको बताया बच्चों रक्त का संगठन, रक्त किस तरह संगठित होकर काम कार्य करता है, रक्त के कार्य बताए आपको, किस तरह रक्त और लसिका में अंतर बताया। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय का क्या योगदान है, हृदय किस तरह कार्य करता है, किस तरह हमारे शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। उसके बाद हमने इसमें रक्त वाहिनियाँ भी पढ़ी अलग अलग तरीके से, धमनी, शिराएँ और केशिकाएँ, इसके अलग अलग प्रकार पढ़े, किस तरह इनका कार्य है, किस तरह इनमें शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त और केशिकाओं का कार्य बताया। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा। मैंने बहुत सरल भाषा यूज़ करी है जिससे आपको समझ आ जाए, याद हो जाए, और जो गृह कार्य दिया है वो भी आप अपने कॉपी में करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपना समाप्त करती हूँ लेसन। धन्यवाद।